हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न विथ टेक्नोलॉजी। और जैसे कि आप बोर्ड में देख सकते हैं, आज हम यूनाइटेड नेशंस के बारे में सीखने वाले हैं। तो ये जो नाम है यूनाइटेड नेशंस, वो यूएस के प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने सजेस्ट किया था और ये ऑर्गेनाइजेशन अपने आप में इकलौता इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। सो एज वी नो कि हमारे यहाँ पहले वर्ल्ड वॉर 1 हुई, उसका कॉन्सिक्वेंस क्या था कि लीग ऑफ नेशंस फॉर्म हुई। उसका एक मेजर एम ये था कि इंटरनेशनली पीस एंड सिक्योरिटी बनाए रखना है ताकि वर्ल्ड वॉर 2 ना हो पाए, लेकिन वो हुआ नहीं। वर्ल्ड वॉर 2 हुई जो कि वर्ल्ड वॉर 1 से भी ज़्यादा भयानक थी। तो जब हमने इतने सारे डिस्ट्रक्शंस देखे, इतनी सारी मौतें देखी, तो एक ऑर्गेनाइजेशन, एक वेल मैनेज ऑर्गेनाइजेशन की इंपॉर्टेंस और भी ज़्यादा हमें समझ में आने लगी। तो हमने इसमें और सब ऑर्गेनाइजेशन जोड़े और रूल्स एंड रेगुलेशन सोचे, और ये सब कुछ मिला के वर्ल्ड वॉर 2 के बाद हमने यूनाइटेड नेशंस की स्थापना की। तो इसका भी मेजर एम क्या है कि इंटरनेशनली पीस एंड सिक्योरिटी बनाए रखना है ताकि वर्ल्ड वॉर 3 ना हो पाए। नाउ इट साउंड्स वेरी इजी, लेकिन इसके साथ साथ यूएन के पास और भी कई सारे काम हैं। जैसे इतनी सारी कंट्रीज है तो सबके पास फूड पहुंच रहा है क्या, बच्चों को वैक्सीन मिल रही हैं क्या, वाटर क्राइसिस, फिर रिफ्यूजीज का ध्यान रखना, ह्यूमन राइट्स, वुमेन एम्पावरमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ग्लोबल टेम्परेचर, क्लाइमेट, एनवायरनमेंट, सब कुछ जो भी आप सोच सकते हैं, ये सब कुछ यूनाइटेड नेशंस की जिम्मेदारी है। तो जब इतने बड़े लेवल पे एक इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन इतना सब कुछ संभालता है, तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है कि हम ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सब कुछ जान लें। ऑल्सो एग्जामिनर का ये एक बहुत फेवरेट टॉपिक है, तो इससे आप क्वेश्चंस भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पहले भी देखा होगा, आगे भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो लेट्स नो ऑल अबाउट यूनाइटेड नेशन। तो हम शुरू करते हैं बाय नोइंग बेसिक्स एंड बैकग्राउंड ऑफ यूनाइटेड नेशन। तो जैसा कि हम जानते हैं कि वर्ल्ड वॉर 2 2 सितंबर 1945 को खत्म हुआ, और 2 महीने के कम समय में ही 24 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड नेशन की स्थापना हो गई थी। इसका हेडक्वार्टर आपको मैनहट्टन, न्यूयॉर्क में देखने को मिल जाएगा। जब यूनाइटेड नेशन की स्थापना हुई थी तब सिर्फ 51 कंट्रीज थी जो इसका मेंबर थी, और आज के समय में जो करंट मेंबर्स हैं वो 193 कंट्रीज हैं। जैसे कि हमने डिस्कस किया कि एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसके करंट मेंबर्स इज 193। तो वर्ल्ड में टोटल कितनी कंट्रीज हैं? इट्स 195। तो व्हाट आर दोस 2 कंट्रीज जो आज भी यूएन का हिस्सा नहीं है? पहला है पैलेस्टाइन। पैलेस्टाइन क्यों? क्योंकि वो यूएन मेंबर इजराइल से आज भी टेरिटोरियल डिस्प्यूट में है, जो कि अभी भी हम विटनेस कर रहे हैं। तो दिस इज द रीजन कि पैलेस्टाइन आज भी यूएन का मेंबर नहीं है। दूसरा है वेटिकन सिटी, जो कि स्मॉलेस्ट इंडिपेंडेंट नेशन है और ग्लोबल हेडक्वार्टर है कैथोलिक चर्च का भी। इसका यूएन मेंबर ना होने का रीजन ये है कि ये यूएन के परफेक्ट कंट्री डेफिनेशन में फिट नहीं बैठता है। प्लस मोर देन अ कंट्री, इट्स मोर लाइक अ रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन फॉर कैथोलिक चर्च। तो वेटिकन सिटी खुद ही यूएन के मेंबरशिप के लिए अप्लाई नहीं करना चाहती, क्योंकि बाद में फिर उसे यूएन के रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने होंगे। सो दीज आर द 2 कंट्रीज जो कि आज भी पार्ट नहीं है यूएन का। इसके साथ साथ आपको और एक फैक्ट याद रखना होगा कि यूनाइटेड नेशन को समय समय पे नोबेल प्राइज से भी अवॉर्डेड किया गया। वो जैसे हाल ही में 2001 में यूनाइटेड नेशन को नोबेल पीस प्राइज मिला। क्यों मिला? क्योंकि उनके मेजर एम में ही मेंटेनिंग इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी आता है, जैसे कि हमने डिस्कस किया। देन प्रोटेक्टिंग ह्यूमन राइट्स, इंश्योरिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट, अपहोल्डिंग इंटरनेशनल लॉ एंड डिलीवरिंग ह्यूमैनिटेरियन एड। तो अगर इन सब चीजों को देखें तो ये मेजर एम है यूनाइटेड नेशंस के, लेकिन अगर आप माइनर एम्स को देखेंगे तो लिस्ट इज नेवर एंडिंग। सो दीज आर द बेसिक्स एंड बैकग्राउंड्स ऑफ यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन अपने आप में इतना बड़ा टॉपिक है कि अगर हमने छोटे छोटे फैक्टर्स डिस्कस किए तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा, लेकिन हमने कोर्स में इसे एग्जॉस्टिव मैनर में पूरा डिस्कस किया है। हमने हर एक फैक्टर्स को अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो अगर आपको वो चाहिए तो कोर्स में जाके आप एक बार चेक कर सकते हैं। टॉकिंग अबाउट दिस वीडियो, तो हमने बेसिक्स एंड बैकग्राउंड्स देख लिया। अब आगे मैं आपसे डिस्कस करूंगी इसके प्रिंसिपल ऑर्गन्स, फंड्स एंड प्रोग्राम्स और स्पेशलाइज्ड एजेंसीज। ये तीनों जो फैक्टर्स हैं, इन तीनों को मैंने अपने पीपीटी में एक टैबुलर फॉर्म में दिखाया है, ताकि आप वीडियो को पॉज करके इन सारे टेबल्स का स्क्रीनशॉट ले सकें। इससे क्या होगा, जब भी आप एग्जाम देने जाएंगे तो टेबल से आप क्विक रिवाइज कर सकते हैं एंड विल बी हेल्पफुल इन योर एग्जाम। सो डू नॉट फॉरगेट टू पॉज द वीडियो एंड टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ ऑल द टेबल्स दैट आई एम प्रोवाइडिंग यू। प्रिंसिपल ऑर्गन्स डिस्कस करने से पहले मुझे कमेंट सेक्शन में जाके जल्दी से ये बताइए कि यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल का नाम क्या है और वो किस कंट्री को बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट विल बी लुकिंग एट प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ यूनाइटेड नेशन। तो दिस इज द टेबल दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो इसमें आपको 6 ऑर्गन्स टोटल दिखेंगे जिसका एस्टैब्लिशमेंट यूएन चार्टर के साथ ही हुआ था। 6 में से 5 का हेडक्वार्टर आपको न्यूयॉर्क में मिल जाएगा, लेकिन आईसीजी का सिर्फ जो हेडक्वार्टर है वो आपको नेदरलैंड्स में देखने को मिलेगा। स्टार्टिंग विद जनरल असेंबली, दिस इज द मेन पॉलिसी मेकिंग बॉडी ऑफ यूनाइटेड नेशन। और इसका जो हम बोलते हैं ना, यूनाइटेड नेशन में टोटल 193 मेंबर्स हैं, एक्चुअल में वो मेंबर्स हैं जनरल असेंबली के। इसका मेन रोल है कि जितने भी मेंबर्स हैं वो साल में एक बार जरूर से मिले। तो इनके फीचर्स में आता है असेंबली ऑफ ऑल द यूएन मेंबर्स, अडॉप्ट्स बजट, ये पूरे यूनाइटेड नेशन का बजट संभालती हैं। मेंबर के जितने भी एडमिशंस हैं वो सब देखना इनकी जिम्मेदारी होती है। प्लस जितने भी ऑर्गन्स हैं उसमें जितने भी इलेक्शंस होते हैं वो सारे कंडक्ट करवाए जाते हैं जनरल असेंबली द्वारा।
नेक्स्ट इज सिक्योरिटी काउंसिल, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। तो वैसे तो जनरल असेंबली शुड बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन, लेकिन एक्चुअल में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन है वो है सिक्योरिटी काउंसिल। ये सबसे ज़्यादा ताकतवर ऑर्गन है। इसमें टोटल 193 मेंबर्स होते हैं, इसमें सिर्फ 15 मेंबर्स हैं इसका हिस्सा, 5 परमानेंट 10 नॉन परमानेंट, और जो 5 परमानेंट है उनके पास वीटो पावर होती है और इसीलिए ये सबसे ज़्यादा ताकतवर है। सिर्फ सिक्योरिटी काउंसिल एक ऐसा ऑर्गन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, सिर्फ सिक्योरिटी काउंसिल एक इकलौता ऑर्गन है जिसके पास बाइंडिंग पावर होता है, मतलब अगर उन्होंने कोई डिसीजन लिया तो दैट शुड बी बाइंडिंग ऑन दी अदर कंट्री। बाकी ऑर्गन्स के पास वो बाइंडिंग पावर नहीं होता है। तो सिक्योरिटी काउंसिल का मेजर एम होता है इंटरनेशनली सिक्योरिटी इशूज़ को रिजॉल्व करना, पीस बनाए रखना, और जैसे कि हमने देखा 15 मेंबर्स होते हैं इसका हिस्सा, 5 परमानेंट होते हैं, यूएस, यूके, चाइना, रशिया एंड फ्रांस, इनके पास वीटो पावर होती है, और 10 नॉन परमानेंट होते हैं जो कि 2 इयर्स के टर्म के लिए इलेक्ट किए जाते हैं और इनका इलेक्शंस भी जनरल असेंबली द्वारा करवाया जाता है। सो दीज आर द 2 ऑर्गन्स। नेक्स्ट ऑर्गन इज यूएन सेक्रेटरीट। तो ये एक एग्जीक्यूटिव आर्म है यूएन का, एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गन है। क्यों? क्योंकि इसे हेड किया जाता है बाय सेक्रेटरी जनरल फॉलोड बाय डेप्यूटी सेक्रेटरी जनरल, और पूरे दुनिया के जितने भी सिविल सर्वेंट्स होते हैं वो अपने एक्सपर्टीज के वजह से इसका हिस्सा बनते हैं और ये सब मिलके बनता है स्टाफ ऑफ यूएन सेक्रेटरीट। इसका मेजर जो रोल है उनमें से एक ये भी है कि उसे पॉलिटिकल और इकोनॉमिक एनालिसिस भी देना होता है यूनाइटेड नेशन को, प्लस ये सपोर्ट करता है बाकी यूएन बॉडीज को ताकि उनका जो काम है वो स्मूथली फंक्शन किया जा सके। नेक्स्ट इज आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो ये हमें पता है कि ये एक यूनिवर्सल कोर्ट है जो इंटरनेशनल लॉ को मेंटेन करता है। टोटल इसमें 15 जजेस होते हैं जो कि 9 इयर्स के टर्म के लिए यहाँ पे आते हैं और ये हैंडल करता है इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स, मतलब अगर जो 2 कंट्रीज हैं जो कोई एक इशू रिजॉल्व नहीं कर पा रही हैं तो वो आती हैं आईसीजे के पास। लेकिन ध्यान रहे बाइंडिंग सिर्फ सिक्योरिटी काउंसिल का है, इसका जो जजमेंट है वो बाइंडिंग नहीं होता है। लास्ट हम ये देख लेते हैं इकोसॉक, मतलब इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। ये मेंटेन करता है इकोनॉमिक, सोशल एंड एनवायरमेंटल बैलेंस जो वर्ल्ड का होता है, ये मेंटेन करने के लिए इसकी जिम्मेदारी होती है। टोटल इसमें 54 मेंबर्स होते हैं और इसका भी इलेक्शन देखा जाता है बाय जनरल असेंबली। लास्ट है ट्रस्टीशिप काउंसिल, जिसको चार्टर के द्वारा ही इस्टेब्लिश किया गया था। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद क्यों इसे इस्टेब्लिश किया गया था? जो 11 ट्रस्ट कंट्रीज थी उन पे सुपरविजन रखने के लिए इसे इस्टेब्लिश किया गया था। लेकिन इन द ईयर 1994 ये जो जितने भी ट्रस्ट कंट्रीज थी वो सब इंडिपेंडेंट कंट्रीज बन गए, जो ट्रस्ट मेंबर्स थे वो इंडिपेंडेंट कंट्रीज बन गए, इसलिए इसे इनएक्टिव कर दिया गया इन 1994। तो ये टोटल 6 ऑर्गन्स हैं जिसमें से 5 एक्टिव ऑर्गन्स हैं और जो सिर्फ ट्रस्टीशिप काउंसिल है उसे इनएक्टिव कर दिया गया था इन 1994। सो दीज आर द प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस। नेक्स्ट विल बी लुकिंग एट फंड्स एंड प्रोग्राम्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस। तो ये जो है मेन फंड्स एंड प्रोग्राम्स है यूनाइटेड नेशंस के। टोटल आपको यहाँ पे 6 फंड्स मिल जाएंगे जिसमें से 3 के हेडक्वार्टर आपको यूएसए में मिल जाएंगे, 2 के केन्या में, और एक ऐसा प्रोग्राम जिसका स्टार्टिंग यू से नहीं होता है, यूएन से नहीं होता है, उसका हेडक्वार्टर आपको इटली रोम में मिल जाएगा। सबके ईयर भी दे दिए गए हैं कि कब इनको एस्टैब्लिश किया गया था, और अगर आप इनके नाम देखेंगे तो इसी से आपको एम काफ़ी कुछ समझ में आ जाएगा। आपको बस इनके फुल फॉर्म याद करने की ज़रूरत रखनी है। सो फर्स्ट इज़ यूनिसेफ, जिसमें बहुत सारे हमारे सेलिब्रिटीज़ भी जुड़े हुए हैं। तो इनका मेजर जो काम है वो यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड, मतलब इनको ये देखना होता है कि जितने भी चिल्ड्रन और वुमेन हैं उनकी लाइव्स को कोई खतरा ना हो, टू सेव देयर लाइव्स, द चिल्ड्रन एंड वुमेन ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज मेनली। इनका मेन एम ये होता है कि नीड्स ऑफ चिल्ड्रन एंड वुमेन इन डेवलपिंग कंट्रीज दिस शुड फुलफिल। नेक्स्ट इज यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, इसका हेडक्वार्टर आपको यूएसए में मिल जाएगा और इनका जो मेजर एम है वो ये है कि मैटरनल और रिप्रोडक्टिव हेल्थ कैसी है वर्ल्ड वाइड, इस पे एक चेक रखना और ये भी देखना कि सेक्सुअली कोई डिजीज तो ट्रांसमिट नहीं हो रहा है वर्ल्ड वाइड में। दिस इज द मेजर एम। नेक्स्ट इज एनवायरमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम। तो इनका जो बेसिक है कि पूरे वर्ल्ड में सस्टेनेबल जो डेवलपमेंट गोल्स हैं वो पूरे होने चाहिए, सस्टेनेबल गोल्स मीट होने चाहिए, ग्लोबल एनवायरमेंट एजेंडा फॉलो होना चाहिए और सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए। सो दिस इज द मेन एम। नेक्स्ट इज यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। सो ऑब्वियसली ये एक डेवलपिंग कंट्रीज के लिए है डेवलपमेंट प्रोग्राम, ताकि वो और अच्छे तरीके से डेवलपमेंट कर पाए। लेकिन ये जो डेवलपमेंट है वो सस्टेनेबल गोल्स को नज़र में रखते हुए करना है। दैट इज ये एडवाइस देते हैं, ट्रेनिंग देते हैं और सपोर्ट देते हैं टू ऑल द डेवलपिंग कंट्रीज, ताकि उनका सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी अच्छे तरीके से हो पाए। नेक्स्ट इज यूएन हैबिटेट, दैट इज ह्यूमन सेटलमेंट प्रोग्राम। सो दिस ऑब्वियसली टॉक्स अबाउट ह्यूमन सेटलमेंट, मतलब
सबको एडुकेट शेल्टर्स मिलना चाहिए, और वो जो ह्यूमन सेटलमेंट्स मिल रहे हैं वो दो सेटलमेंट शुड प्रमोट सोशली एंड एनवायरमेंटली sustainable human settlements. Those settlements should not be the only normal ones, but they should also follow the environment and social rules of the world. Next and last is वर्ल्ड फूड प्रोग्राम. इसका हेडक्वार्टर आपको रोम इटली में मिल जाएगा. सो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को 2020 में नोबेल पीस प्राइज से भी नवाजा गया था, और इनका जो मेजर एम है कि जो हंगर है दैट शुड एराडिकेट एंड नो वन शुड स्लीप विथ एम्प्टी स्टमक. तो फूड असिस्टेंस ये देते हैं इमरजेंसीज में. दे ऑल्सो इम्प्रूव द न्यूट्रिशन एंड दे ऑल्सो हेल्प इन बिल्डिंग द रेजिलियंस. So these are the main aim of the funds and programs of United Nations that you should know. Next we'll be looking at specialized agencies of United Nations. Worldwide ऐसे बहुत सी agencies है जो एक agreement द्वारा United Nations के साथ जोड़ ली गई. कुछ agencies World War I के पहले एग्जिस्ट करती थी, कुछ League of Nations के साथ कोलैबोरेटेड थी, और कुछ इनमें से बहुत सारी United Nations के साथ बना दी गई इमर्जिंग नीड्स को देखते हुए. टोटल ऐसी 15 स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, और उनके हेडक्वार्टर्स भी हम आज देखेंगे. तो ये टेबल का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. तो इसमें हमने यहाँ पे फर्स्ट स्लाइड में 8 स्पेशलाइज्ड एजेंसीज डिस्कस की हैं, स्टार्टिंग विद फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जिसका हेडक्वार्टर इटली में आपको मिलेगा. तो एग्रीकल्चर है तो दे विल बी फोकसिंग मोर ऑन डिफीट हंगर. वर्ल्ड वाइड कोई हंगरी ना रहे, इस पे इनका मेन फोकस रहता है. नेक्स्ट इज सिविल एविएशन. तो सिविल एविएशन हैज टू डू समथिंग इंटरनेशनल एयर स्टैंडर्ड्स और नेविगेशन से. तो ये मतलब डिसाइड करते हैं कि इंटरनेशनल एयर नेविगेशन एंड एयर ट्रांसपोर्ट इनमें एक बैलेंस, एक यूनिफॉर्मिटी बनी रहे, इसका इनको ख्याल रखना पड़ता है. नेक्स्ट इज एग्रीकल्चर डेवलपमेंट की जब बात आती है तो दे विल बी ऑब्वियसली फोकसिंग ऑन कि ग्लोबली कहीं फूड शॉर्टेज ना हो और फेमाइन जैसी सिचुएशन भी क्रिएट ना हो, ये इनका मेन फोकस रहता है. नेक्स्ट इज लेबर ऑर्गेनाइजेशन. इसका हेडक्वार्टर आपको जिनीवा में मिल जाएगा, और ये बात करते हैं ह्यूमन राइट्स और सोशल जस्टिस ऑफ लेबर्स, ताकि वर्ल्ड वाइड लेबर को कोई क्रिटिसाइज या एक्सप्लॉइट ना कर पाए. तो ये सोशल जस्टिस देखते हैं एंड सेटिंग इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड्स वर्ल्ड वाइड. दिस इज द मेन फोकस ऑफ ILO. नेक्स्ट इज IMF एंड वर्ल्ड बैंक. इनका एक मेन कॉमन फीचर है, और इन दोनों के ही हेडक्वार्टर्स USA में है. द कॉमन फीचर दैट दे शेयर इज इंटरनेशनल मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल ऑर्डर. ये पूरे वर्ल्ड वाइड में बना रहे, ये इनका मेन काम रहता है, और जो कि सबसे बड़ा काम है आज की डेट में. नेक्स्ट इज मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन. तो ऑब्वियसली दे नीड टू डू समथिंग मरीन एंड शिपिंग. सो इनका मेन फोकस इज सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ शिपिंग, प्रिवेंशन ऑफ मरीन एंड एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन बाय शिप्स. शिप से जो पोल्यूशन जनरेट होता है या फिर जो शिप की सिक्योरिटी है वो सब इनके द्वारा देखी जाती है. Next is International Telecommunication Union. So they focus on the issues that concern information and communication technologies. IT और communication की जो technologies हैं उसमें कोई issues ना देखने को मिले, ये इनका main focus रहता है, और इनका headquarter आपको again जिनीवा में देखने को मिल जाएगा. ये सारी बाकी बचे हुए एजेंसीज है और इनका भी headquarters आपको वहाँ लिखा हुआ मिल जाएगा. तो starting with UNESCO, इनका main focus है, इनके नाम में ही पता चल जाता है कि educational, scientific and cultural organization है ये. तो ये 3 factors में इनका major ध्यान रहता है. इंटेलेक्चुअल एंड मॉरल सॉलिडारिटी ऑफ मैनकाइंड एंड बिल्डिंग लास्टिंग पीस. दिस इज द मेन फीचर ऑफ यूनेस्को. इनका हेडक्वार्टर आपको फ्रांस में देखने को मिल जाएगा. नेक्स्ट इज जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को हैंडल करता है वो है यूनिडो, जिसका आपको हेडक्वार्टर ऑस्ट्रिया में मिलेगा. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एज वी नो इज द स्पेशलाइज्ड एजेंसी फॉर हेल्थ. यूनाइटेड नेशंस की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है हेल्थ को लेके, दैट इज WHO. देन कॉन्फ्रेंसेस एंड ट्रेड एंड डेवलपमेंट. तो वर्ल्ड में ट्रेड एंड डेवलपमेंट होना चाहिए, पर इनके जो बेनिफिट्स हैं वो फेयर तरीके से यूज हो, इसका जो ध्यान रखता है वो UNCTAD है, मतलब यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट. एक्सेस द बेनिफिट्स ऑफ अ ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी मोर फेयरली एंड इफेक्टिवली. तो जो ट्रेड एंड डेवलपमेंट, उससे ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी जनरेट हो रही है, उसका यूज फेयरली और इफेक्टिवली हो हर जगह, ये उनको ध्यान रखना पड़ता है. नेक्स्ट इज ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम, जिसका हेडक्वार्टर ऑस्ट्रिया में है. दे फाइट अगेंस्ट इलिसिट ड्रग्स एंड इंटरनेशनल क्राइम्स, ये उनका मेन फीचर है. Second last is refugees, the United Nation agency that talk about refugees. ये stateless people की help करते हैं, और they are expertise to help internally displaced by conflict and role in helping stateless people. तो refugees की सबसे ज़्यादा जो help करते हैं वो UNHCR है. Next is ESCAP, United Nations Economic and Social Commission for Asia and Pacific. इनका जो main है वो economic and social development जो generate करना है वो इनका main feature है, और इनका जो headquarter है वो है थाईलैंड में.
सो दीज आर द स्पेशलाइज्ड एजेंसीज दैट वी जस्ट सॉ ऑफ यूनाइटेड नेशंस। ये सारे टेबल का आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो आपको तुरंत एक्सेस मिल जाएगा सारे स्पेशलाइज्ड एजेंसीज के, उनके हेडक्वार्टर्स और फीचर्स के साथ। सो दिस वॉज माई वीडियो ऑन यूनाइटेड नेशंस। जाने से पहले कोर्स चेक करना मत भूलना, बिकॉज ध्यान रहे ये जस्ट एक ब्रीफ वीडियो है, एक रिविजन वीडियो है, जिसमें हर चीज़ हम लोगों ने टैबुलर फॉर्म में दर्शाने की कोशिश की है ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा यूएन के बारे में याद रह सके। पर कोर्स में हम लोगों ने बहुत ही एग्जॉस्टिव वे में हर एक चीज़ छोटी से छोटी डिटेल वे में डिस्कस की है। तो अगर वो चीज़ों का एक्सेस चाहिए तो प्लीज़ चेक दैट इन आवर कोर्स। And before leaving, hit the like button, share and subscribe. Until then, keep learning.